देखो भैया, हम सबको ये बातें पहले से पता है कि अक्रिय परिवार के तत्व या वर्ग 18 के तत्व, या आप ऐसा भी कह सकते हो शून्य वर्ग के तत्व, आप जितने भी इस प्रकार के नाम लेते हो, ये एक ही प्रकार के तत्वों की बात होती है, अक्रिय तत्वों की। अक्रिय तत्वों का अर्थ होता है ऐसे तत्व जो सामान्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है इस पर कि क्या कोई भी अक्रिय तत्व या कोई भी वर्ग 18 का तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, तो बेटा नॉर्मली कोई भी एलिमेंट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है अगर वो वर्ग 18 को फॉलो करता है। लेकिन बेटा वर्ग 18 के तत्वों में से अगर देखा जाए तो ज़ीनॉन एक ऐसा एलिमेंट आता है जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं कर सकता है। अब कहोगे सर जी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन से हैं? तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों में से पहला तत्व आता है फ्लोरीन। और अगर फ्लोरीन के विषय में नहीं मालूम है तो याद रखो कि फ्लोरीन इस दुनिया का अब तक का ज्ञात सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। तो एक तो ये फ्लोरीन से अभिक्रिया कर सकता है और दूसरा एक और तत्व से अभिक्रिया कर सकता है, ऑक्सीजन से। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर कभी ये बात आ गई कि क्या अक्रिय तत्व रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, तो बेटा नॉर्मली तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने में माहिर नहीं है अक्रिय तत्वों में से देखा जाए। लेकिन ज़ीनॉन एक ऐसा अक्रिय तत्व है जो रासायनिक अभिक्रियाएं करता है और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं केवल और केवल प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से होती हैं। और या ऐसे कह दें उन तत्वों से केवल हो सकती है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। और ऐसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों में से दो तत्व हैं हमारे पास जो ज़ीनॉन से अभिक्रिया कर सकते हैं, पहला फ्लोरीन और दूसरा ऑक्सीजन। तो हम लोगों को आज पढ़ना क्या है कि जब ज़ीनॉन फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है कौन से यौगिक बनते हैं और जो यौगिक बनते हैं उनकी संरचना सूत्र कौन कौन से होते हैं या किस प्रकार बनाए जाते हैं। और जब ज़ीनॉन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कौन कौन से यौगिकों का निर्माण होता है और ऑक्सीजन से क्रिया पर जिन यौगिकों का निर्माण होता है उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले कैसे हैं। तो आज मुख्य चीज है कि ज़ीनॉन के यौगिक और उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले। तो भैया एक एक को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ज़ीनॉन अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, लेकिन ज़ीनॉन केवल प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से ही अभिक्रिया करता है। तो मैं देखो यहां से स्टार्ट कर देता हूं, लिखता हूं ज़ीनॉन केवल प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों ऋण विद्युतीय। और बेटा ऋण विद्युतीय का मतलब जानते हो ना, विद्युत ऋणात्मक। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों। और कोई पूछता है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों में से कौन सा तत्व लेने वाले हो, तो पहला तो बेटा हम फ्लोरीन लेने वाले हैं और दूसरा तत्व कौन सा लेंगे, ऑक्सीजन। केवल प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ ही अभिक्रिया कर सकता है। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ ही अभिक्रिया कर सकता है। तो एक बात बेटा ये याद रखना है, वैसे भी इस बात को तैयार रखोगे ज्यादा अच्छा है कि ज़ीनॉन केवल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ ही अभिक्रिया करता है, अन्य किसी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब बात करेंगे कि आखिर ज़ीनॉन जब ऋण विद्युतीय तत्व के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन कौन से यौगिक बनेंगे। तो पहली बात याद रखो, ज़ीनॉन जब फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा ज़ीनॉन के फ्लोराइड यौगिक बनेंगे। और बेटा जब ज़ीनॉन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ज़ीनॉन के ऑक्सी या ज़ीनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड यौगिक का निर्माण होगा। एक एक को लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं कि ज़ीनॉन की फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अब इस बात को पढ़ते हैं कि आखिर ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाकर तैयार करेगा। देखो बेटा यहां से अभिक्रिया लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली अभिक्रिया, यदि ज़ीनॉन
फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो ज़ीनॉन फ्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो इसके लिए बेटा टेम्परेचर तकरीबन 600 केल्विन के आसपास चाहिए और दाब चाहिए 1 बार दाब। आप इतने दाब पर और इस टेम्परेचर पर जैसे ही रिएक्शन करवाते हो, XeF2 से अभिक्रिया करके पहला पदार्थ बनाता है XeF2। अगर कोई पूछेगा इसका नाम क्या है तो ज़ीनॉन, थोड़ा सा इसको सही कर लो, XeF2 ज़ीनॉन डाई फ्लोराइड, इसको नाम याद रखोगे, ज़ीनॉन डाई फ्लोराइड। पहला यौगिक तो ये बनता है। एक और अभिक्रिया को तैयार रखो कि ज़ीनॉन जब भी अभिक्रिया करता है 2F2 से, तो इस दौरान बेटा टेम्परेचर 500 केल्विन चाहिए और बेटा दाब 6 से, थोड़ा सा मैं तीर का निशान बड़ा कर देता हूं, 7 बार होना चाहिए। वैसे भी अगर आपको ताप और दाब नहीं पता है तो आप यहां लिख दीजिए उच्च ताप तथा उच्च दाब। तो आप जब देखोगे कि 500 केल्विन पर 6 से 7 बार पर दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है XeF2 की, तो बेटा दूसरा पदार्थ बनता है XeF4। और बेटा अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम है बेटा ज़ीनॉन। 4 के लिए आप यूज करोगे टेट्रा और बेटा फ्लोरीन के लिए आप यूज करोगे फ्लोराइड। तो नाम भी तैयार रखना इसका, ज़ीनॉन टेट्रा फ्लोराइड बोलते हैं। एक और अभिक्रिया लिखते हैं जिसमें ज़ीनॉन फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो याद रखना ज़ीनॉन जब बेटा फ्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है 3F2 से, और भी थोड़ा सा तीर का निशान बड़ा कर लेते हैं, तो अभिक्रिया का ताप लगभग 800 केल्विन के आसपास रहना चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखें कि जो दाब है वो 60 बार से 70 बार, अर्थात इस बार प्रेशर को और भी अधिक कर दिया गया है। और क्योंकि प्रेशर को और भी अधिक कर दिया है, अब दोनों पार्टिकल या दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर इस बार निर्माण करते हैं XeF6 का। अब नाम इसका है ज़ीनॉन, 6 को बोलते हैं हेक्सा और F को बोलते हैं फ्लोराइड। तो भैया इसका नाम भी लिख लेते हैं, ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोराइड। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखोगे कि ज़ीनॉन की अभिक्रिया जब फ्लोरीन से कराई जाती है तो कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। 3 प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। मेनली टेम्परेचर तो फिर भी एक दूसरे के आसपास है। मुख्य चीज क्या है, आप दाब को बताएं कि पहली अभिक्रिया के लिए 1 बार दाब की आवश्यकता होती है। टेट्राफ्लोराइड को बनाने के लिए 6 से 7 बार की आवश्यकता होती है। और आप जब हेक्साफ्लोराइड बनाते हो तो इसी दाब को तकरीबन 10 गुना कर दिया जाता है। देखो 6 बार से अगर देखा जाए तो 60 बार कर दिया गया, 7 बार से 70 बार कर दिया गया। इसका मतलब दाब को तो लगभग 10 गुना बढ़ा देना है। और 10 गुना बढ़ाने पर बनता है ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोराइड। अच्छा, ऐसा भी तुम लोग बता सकते हो हमेशा के लिए कि सर जी कौन सी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हमें दाब बढ़ाना पड़ता है और कौन सी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हमें दाब का प्रभाव नहीं डालना पड़ता है। तो याद रखो, देखो याद कर सकते हो या समझ सकते हो, इनको ध्यान रख लेना अपना। यहां देखो टोटल अभिकारक के अणुओं की संख्या देखो, तो यहां बेटा ज़ीनॉन कितना मिलेगा 1 और यहां फ्लोरीन कितना मिलेगा 3। टोटल अणुओं की संख्या अभिकारक में कितनी है 4। इधर आ जाओ, इधर टोटल आगे देखना बेटा, इसे लास्ट में देखने का कुछ भी फर्क नहीं। कितना मोल कंपोनेंट बना है 1, तो इसका मतलब 4 मोल अभिकारक अणुओं ने अभिक्रिया करते हुए 1 मोल ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाया है। तो दाब का ये नियम होता है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दाब में वृद्धि कर देते हो, अभिक्रिया में वो पदार्थ ज्यादा बनकर तैयार होता है जिसके मोलों की संख्या कम होती है। अगर अभिकारक के मोलों की संख्या कम होगी तो अभिकारक ज्यादा बनकर तैयार होगा, और उत्पाद के मोलों की संख्या कम होगी तो उत्पाद ज्यादा मात्रा में बनकर तैयार होगा। तो मुझे क्या दिखता है, इसमें तो उत्पाद के मोलों की संख्या कम है,
तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे उत्पाद की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम इसमें भी चेक कर लो, दाब इसमें भी क्यों बढ़ाया गया था, आखिर दाब क्यों लगाया गया। तो उसमें देखो 1 मोल और 2 मोल के मिलके कितने मोल होते हैं, 3, और जबकि उत्पाद में केवल कितना मोल है, 1 मोल। इसका मतलब है फिर से उत्पाद में मोलों की संख्या कम है। तो अगर आप उत्पाद की मात्रा को बढ़ाना चाहोगे तो दाब में भी क्या कर दोगे, वृद्धि। दाब में वृद्धि अभिक्रिया के वेग को उस दिशा में बढ़ाता है जहां मोलों की संख्या कम होती है, इसको ध्यान रखना। और दाब में कमी उल्टा प्रभाव डालेगा। अगर दाब में वृद्धि से उत्पाद पदार्थ ज्यादा बन रहा है तो दाब में कमी से कौन सा पदार्थ ज्यादा बनने लगेगा, अभिकारक। तो भैया हमें तो उत्पाद ज्यादा बनाना, इसलिए हमने दाब को बढ़ा करके रखा। और यह भी ध्यान रखना है उत्पाद और अभिकारक के मोलों की संख्या में जितना बड़ा डिफरेंस होगा दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। देखो यहां उत्पाद और अभिकारक के मोलों की संख्या में 1 का अंतर था, यहां अभिकारक कितने मोल थे, 2, यहां उत्पाद कितना मोल था, 1। तो मोलों की संख्या में डिफरेंस कितने का हुआ, 1 बार दाब लगाया गया। सोचो अब यहां टोटल मोल कितने थे अभिकारक के, 3, 1 और 2, 3, और बनकर के कितना तैयार हुआ, 1। तो डिफरेंस कितने का आया, 2 का। पहले डिफरेंस कितने का आ रहा, 1, अब डिफरेंस आया 2 का। इसका मतलब दाब भी कैसे लगाया जाएगा, ज्यादा। डिफरेंस बढ़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो प्रेशर बढ़ा देना पड़ेगा। और भी ध्यान रखो यहां तो 3 और 1 4, 4 से 1 पर आया तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3, पक्का प्रेशर और भी बढ़ाया जाएगा। और जब अभिकारक और उत्पाद के मोलों में संख्या में अंतर 4 का आ जाएगा तो ये 4 का अंतर आने पर प्रेशर को और भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो इस दशा में प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। वैसे तो ये बात अगर आप तैयार कर लेते तो ज्यादा अच्छी बात है, रटने की तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रेशर इसलिए भी बढ़ाए गए हैं। मैं कह रहा था कि आपको ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड बनते हैं, साथ में आपको ये भी पढ़कर तैयार करना है कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो स्ट्रक्चर को लिखने से पहले मैं एक बात यहां बता दूं, कुछ विशेषताएं यार इन कंपाउंड की लिखवा लो, ताकि अगर कभी पूछता है जीनॉन के फ्लोराइडों के गुण क्या होते हैं तो वो कम से कम बता तो पाओगे। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, जीनॉन के फ्लोराइड ठोस होते हैं। तो एक तो पहली बात ये तैयार रखो कि जीनॉन के फ्लोराइड जो होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि जीनॉन ने जैसे अभिक्रिया की है फ्लोरीन से और जो बनाए हैं वो पदार्थ कैसे हैं, तो ठोस हैं। दूसरा ये भी याद रखना कि ये रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। बेटा एक बात और तैयार कर लेना, 298 केल्विन ताप पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातित का मतलब समझते हो ना, ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं मतलब आप इनको जैसे ही गर्म करते हो ये ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे भाप के रूप में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो कम से कम इतनी बातों को तैयार रखो। अब देखो इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, चलो इसका पढ़ लेते हैं या यहां से स्टार्ट करें, XeF6 से। देखो ध्यान रखना इनको, Xe अक्रिय तत्व है और अक्रिय तत्वों की बाहरी कक्षा में जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, क्योंकि इनका अष्टक कंप्लीट होता है। कौन सा ऐसा तत्व है जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता है, हीलियम। उसमें केवल कितनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। बाकी सभी अक्रिय तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। चलो इतनी बात तैयार रखो। तो Xe भी अक्रिय तत्व है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8। और फ्लोरीन कितने लगे हुए हैं, 6। तो देखो 6 फ्लोरीन को कैसे यूज करते हैं या कैसे लगाते हैं। तो 6 फ्लोरीन को यूज करेंगे, देखो कैसे, Xe को तो बीच में लिख दिया और 6 फ्लोरीन यूज कर रहे हैं। देखो 6 फ्लोरीन कैसे लगाते हैं, पहला फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे फ्लोरीन तो वर्ग पर लग गए,
अब एक फ्लोरीन, अर्थात ये सारे के सारे फ्लोरीन चिपक गए बोर्ड की सतह पर। जानते हो इसके बाद एक फ्लोरीन क्या हुआ, एक फ्लोरीन लगा बोर्ड से आगे की ओर। तो आगे की ओर तो बेटा मैं बना नहीं सकता, तो इसको हम बना देंगे कहां की ओर, ऊपर की ओर। और एक फ्लोरीन बेटा और अटैच होगा, क्योंकि अभी तो 4 ही फ्लोरीन अटैच किए हैं। एक फ्लोरीन और होगा, एक बोर्ड से आगे की ओर तो एक बोर्ड से पीछे की ओर। और जो बोर्ड से पीछे की ओर लगेगा भैया उसको मैं यहां लगा देता हूं। तो ध्यान रखना इस बात का कि ये फ्लोरीन जो ऊपर और नीचे दिख रहे हैं ये इस पृष्ठ के कैसे हैं, लंबवत। एक है आगे की ओर, एक है पीछे की ओर। अभी भी तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो एक बात पर आओगे, कितना इलेक्ट्रॉन अभी भी ज़ीनॉन का रह गया है। तो 8 थे, 6 बॉन्ड बन गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रह गया पूरा का पूरा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। 8 में से 6 में तो जोड़ा बना लिया। जो एक बचा है बेटा वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मैंने यहां देखो लिख रखा है। जानते इसको क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, या ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में या बॉन्ड को बनाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। कहोगे सर जी इसको ना लिखते, स्ट्रक्चर लिखना तो लिख करके आना, ना बनाना वो बात एक अलग है। इसको लिखोगे तभी पूरा सूत्र सही माना जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है XeF6 का तो बना लिया, अब बात आएगी कहता है XeF4 का बनाया जाए। तो देखो XeF4 का कैसे बनाओगे बेटा, यहां बना दे XeF4 का। XeF4 का अगर बनाने की भी कोशिश करोगे, देखो Xe को बीच में, अब थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं ना, तो 4 फ्लोरीन देखो कैसे यूज करने हैं। पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, और ये कहां हो गया, चौथा। ये तो पूरे बेटा एक बोर्ड की सतह पर हो गए। क्या बोलते हो अभी कितने इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन के पास रखे होने चाहिए जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, 4, क्योंकि 8 थे तो 8 में तो 4 ने बॉन्ड बना लिया। और जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे जानते हो, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा होगा बोर्ड से ऊपर की ओर, तो भैया वो मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। आगे ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये आगे की ओर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का बोर्ड से कहां की ओर, पीछे। तो पीछे की ओर तो बनाया नहीं जा सकता मेरे द्वारा, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। इस प्रकार से बनके तैयार होता है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मूला। अच्छा अब आगे की ओर चलते हैं। अरे ये भी तो लिख लें, अगर कोई पूछेगा इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति वर्ग समतलीय, ध्यान रखना इसको। इसकी आकृति पूछेगा तो देखो क्या बताएंगे, इसकी आकृति पूछेगा अष्ट फलकीय। अच्छा आगे की ओर चलेंगे, XeF2 का, सॉरी अब पढ़ेंगे बेटा, XeF2 का पढ़ोगे, देखो कैसे बना सकते हो। Xe को बीच में कर दिया, F2 में से एक F लगा दीजिए ऊपर और एक F लगा दीजिए नीचे। अच्छा क्या कहते हो, 8 इलेक्ट्रॉन Xe के पास होंगे, 2 ने बनाए हैं बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन अभी बाकी रह गए हैं, 6। 6 में से देखो इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा यहां बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा यहां बनाते हैं, और बेटा एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाते हैं यहां। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को बना सकते हो। जानते हो इस आकृति को क्या कहते हैं, रेखीय। कहोगे सर जी रेखीय, तो हमें जाने कैसा दिख रहा है, तो भैया लोन पेयर को आकृति में नहीं गिना जाता। देखो अगर इन लोन पेयर को आकृति में नहीं गिनोगे तो ये सीधी रेखा में है कि नहीं, सभी के सभी, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, रेखी। अब इसकी बात करोगे तो ये लोन पेयर ऊपर नीचे छोड़ दो, ये सारे के सारे बॉन्ड एक वर्ग पर लगे हैं, तो मैंने लिख दिया वर्ग संतली। इसका नाम अष्टफलकी। जानते हो क्यों पढ़ा, समझो इसको अष्टफलकी। किताब देख रहे हो, देखो इस किताब के कोनों पर एक एक फ्लोरीन चिपका हुआ है, चारों कोनों पर तो एक एक फ्लोरीन हो गया। एक फ्लोरीन किताब से कहां की ओर है, ऊपर की ओर। सोचो अगर ऊपर की ओर चोटी बनाए, देखो इसको ऊपर की ओर बनाइए, देखो उससे होगा क्या। मैं इसको हटा देता हूं, देखो इसको रखते हैं,
इससे समझ में तुम्हें अच्छा आएगा। ध्यान से देखना, फलक का मतलब, फलक का अर्थ होता है पृष्ठ। अब देखो इसके पृष्ठ बनाते हैं। अगर ये चोटी का काम करेगा, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, इधर से चलेगा तीसरा पृष्ठ, और इधर से आएगा तो कौन सा पृष्ठ? चौथा। तो कुल मिला के आपको 4 पृष्ठ, 4 सतह या 4 तल तो ऊपर मिल गए। सोचो, एक बॉन्ड नीचे की ओर भी तो था, तो यहां भी एक पृष्ठ, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने पृष्ठ नीचे मिले? 4। 4 पृष्ठ नीचे और 4 पृष्ठ, टोटल कितने पृष्ठ मिल रहे हैं? या 8 पृष्ठ या 8 तल या 8 फलक। और क्योंकि 8 पृष्ठ, 8 तल या 8 फलक मिल रहे हैं, जानते हो इसका नाम क्या रख दिया गया? अष्टफलकी। तो भैया ये मंदिर की तरह तो सबसे पहली बार एक चोटी तो ऐसे बनाकर तैयार कर रहा है, सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे, और यही चीज नीचे बनाकर तैयार कर रहा है। तो 4 और 4 मिलके 8 फलक होने के कारण इसका नाम है अष्टफलकी। इसको नोट करो बेटा। अभी जीनॉन के वे कंपाउंड देखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बनाए जाते हैं, जल्दी से इसको नोट कर डालो। देखो अगला नंबर है जीनॉन एवं कहता है ऑक्सीजन के यौगिक। देखो बेटा एक बात तो अभी भी समझ लो, जीनॉन का कोई भी ऐसा यौगिक नहीं बनाया जा सकता कि आप जीनॉन एलिमेंट को लाओ, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा दो, और जीनॉन ने जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया की बन गया जीनॉन के ऑक्सीजन युक्त यौगिक, या बन गया जीनॉन का ऑक्साइड यौगिक। ध्यान ये रखना है हमेशा कि जीनॉन और ऑक्सीजन के भी बीच में यौगिक तभी बनेगा जब आपके पास पहले से जीनॉन का कोई फ्लोराइड अवेलेबल होगा। अगर पहले से आपके पास जीनॉन का कोई भी फ्लोराइड अवेलेबल नहीं है तो आप जीनॉन के ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड को बना ही नहीं सकते हैं। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले यहां लिखते हैं जीनॉन के ऑक्सीजन युक्त। अगर आपको जीनॉन के ऑक्सीजन युक्त यौगिक बनाने होंगे तो मैं लिखता हूं जीनॉन के ऑक्सीजन युक्त यौगिक बनाने के लिए जीनॉन के फ्लोराइड की आवश्यकता होती है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको जीनॉन का ऑक्सीजन युक्त यौगिक बनाना है तो हम लोग क्या सोचते हैं नॉर्मली कि जीनॉन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दो, बन गया जीनॉन और ऑक्सीजन का यौगिक। तो इस बात को याद रखो, हम जीनॉन की डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जीनॉन का ऑक्सी कंपाउंड नहीं बना सकते सर। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमें जीनॉन के क्या लेने होंगे? फ्लोराइड, और जीनॉन के फ्लोराइड से ऑक्सीजन युक्त यौगिक बना सकते हैं। तो देखो कैसे कैसे यौगिक बनाते हैं। पहला यौगिक, जीनॉन का एक कंपाउंड था XeF6, इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखोगे। अच्छा ये मास्टर कंपाउंड है। मास्टर कंपाउंड का मतलब जानते हो, ये हर प्रकार के ऑक्सी यौगिकों को बना सकता है। जीनॉन के 3 प्रकार के मेनली ऑक्सी यौगिक होते हैं। ये तीनों प्रकार के ऑक्सी यौगिक इसी से बनाए जा सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम जीनॉन के हेक्साफ्लोराइड को जल के 1 मोल द्वारा अपघटित करवा दें, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जल द्वारा क्या करवा रहे हैं? अपघटन। तो बेटा अगर हम जल के 1 मोल अणु द्वारा अपघटन करवा रहे हैं, जानते हो क्योंकि जल का 1 ही मोल लिया गया है, हम ऐसे अपघटन को इसको मिटाते हैं और अच्छा लिखते हैं सही ढंग से। हम इसका करवा रहे हैं आंशिक अपघटन। मैं वैसे भी लिखता आंशिक अपघटन ही, मैं आंशिक नीचे लिखता, लेकिन ऐसे देखने में ज्यादा अच्छा लगता है आंशिक अपघटन। और जल का आंशिक अपघटन करवाओगे तो बेटा जानते हो F अभिक्रिया करेगा H से। अब तुम लोग इतना तो होशियार हो ही
कि 2 H हैं तो वो 2 ही F से अभिक्रिया कर पाएंगे और पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेंगे 2HF। अच्छा जानते हो अगर 2HF बनेगा बन जाएगा तो इसके बाद मेरे पास क्या बचेगा? देखो जरा, एक तो सबसे पहले XE, फिर जरा से ध्यान दो ऑक्सीजन भी तो चला जाएगा O, और जल्दी से ध्यान दो और भी बातें। F कितने बचेंगे? 4। अच्छा 4 क्यों बचेंगे? क्योंकि 2F तो देखो H के साथ आ गए हैं, तो 6 में से 2 चले गए, 4 बचे। इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम है जीनोन ऑक्सी, हाँ, टेट्राफ्लोराइड। टेट्राफ्लोराइड। तो भैया नाम तो इसको पहले से जानते थे। अच्छा एक चीज तुम लोग बताओ, देखते हैं तुम लोगों का दिमाग कहां तक जा पाता है। इसको जीनोन ऑक्साइड क्यों नहीं कहा? आखिर क्या तुमको इससे दुश्मनी थी तो तुमने जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड कह दिया। हम कहते इसको ऐसे लिख देते जीनोन ऑक्साइड फ्लोराइड, ये भी नाम अच्छा लगता था। तो ध्यान रखो इस बात को, किसी भी यौगिक को पढ़ते समय तत्व के नाम के लास्ट में आइड केवल उस तत्व के लिए लगाना जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बाकी सभी तत्वों से ज्यादा हो। अगर यहां इन 3 तत्वों में से अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा होता, हम इसको ऑक्साइड तब कहते। हमने देखा जीनोन से भी और ऑक्सीजन से भी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है या अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे हाई है, इसलिए हमने फ्लोरीन के नाम के लास्ट में क्या लगाया? फ्लोराइड। बाकी किसी के नाम के लास्ट में फ्लोराइड नहीं लगेगा, इस बात को विशेष ध्यान दे लेना। 1-2 एग्जाम्पल मैं और बता सकता हूं, सुनो इसको ध्यान से। बेटा जानते हो इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड। अब देखो हाइड्रोजन के नाम के लास्ट में आइड लगा, क्योंकि इसमें से सोडियम के अपेक्षा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, अधिक है, हाई है। अब देखो इसी जगह पर एक और केमिकल लिखते हैं। अब इसको हाइड्राइड पढ़ना बिल्कुल गलत है। जानते इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्लोरीन के लास्ट में आइड लगाया क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है। एक और सुनो, ClO2। अब इसको क्लोराइड नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे क्लोरीन का ऑक्साइड। जानते हो ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अभी अधिक है किसके अपेक्षा? क्लोरीन। और आखिरी यार एक और कंपाउंड सुन ले, इतनी मेहनत करवाया है तुम लोगों ने, OF2। अच्छा इसको ऑक्साइड नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो इसको पढ़ेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड। अब अगर ऑक्सीजन बीच में आ जाए तो फिर इसको ऑक्सीजन ना पढ़कर पढ़ेंगे ऑक्सी। ये बीच में आ गया एलिमेंट, इसको ऑक्सी पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना अपना कि आइड किसके लास्ट में लगेगा? लगता तो ऑक्सीजन में ही आइड, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का था कि हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट तो फ्लोरीन था, तो हम आइड लगाएंगे तो किसके लास्ट में लगाएंगे? फ्लोरीन के। हटा देते हैं इस बात को। क्या है, ये बातें बच्चों को पता होनी चाहिए इंटरमीडिएट क्लास में, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये ए पार्ट हो गया। बी, मैंने कहा था ये मास्टर कंपाउंड है, हर एक प्रकार के यौगिकों को बना सकता है ये। भैया इस बार 2HF। अब कहेगा सर जी पानी कम डाला था पिछली बार तो आंशिक जल अपघटन कहा था, इसमें भी तो अभी पानी ज्यादा डाल दिया, तो इसको क्या कह दें? इसको कह दें जल अपघटन। पूछेगा ये क्या पूरा जल अपघटन? नहीं, ये भी आंशिक जल अपघटन ही है, बशर्ते इस बार जल के कितने अणु लिए गए हैं? 2। बउआ देखो जरा, 2H थे तो 2F को ले गए थे। इस बार H टोटल कितने हैं? 4, तो 4H 4F को लेकर जाएंगे। जानते हो क्या बनेगा? 4HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब देखते हैं क्या क्या बचता है। तो XE बचा, O 2 हो गए, और बेटा 4F चले गया था तो 2F बचे। जानते इसको क्या कहते हैं?
ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। लास्ट केमिकल कंपाउंड पर आ जाते हैं, जो ज़ीनॉन का ऑक्सी कंपाउंड है, तो सी पार्ट पर इसको लिखते हैं। ज़ीनॉन की अभिक्रिया F6 से होगी और इस बार ज़ीनॉन F6 की अभिक्रिया होगी 3H2O से। और बेटा इस बार हम लोग हेडिंग पर लिखेंगे या तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे पूर्ण जल अपघटन। तो याद रखना कि आंशिक जल अपघटन से कौन से यौगिक बनते हैं, तो भैया आंशिक जल अपघटन के दौरान ये दो यौगिक बनते हैं। और पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है, तो भैया इतना तो होशियार पहले से हो, जानते हो इस बार 6H है, तो किनको लेकर अलग हो जाएंगे, 6 के 6F को अब बाहर जाना पड़ेगा, तो बना लेगा 6HF। और मैं क्या सोचता हूं कि अब मेरे पास क्या बचता है, तो XE बचता है। और कितने O हैं, 3, पूरे के पूरे O इसको मिल जाएंगे। ज़ीनॉन, अब तुम लोगों से देखो पूछते हैं, बेटा ये अभी भी ऑक्सी ही लिखा जाए कि अब ऑक्साइड कर लिया जाए? अब ऑक्साइड कर, अच्छा, क्योंकि अब ऑक्सीजन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, तो ज़ीनॉन। और अच्छा बताना चाहते हो तो ऐसा लिख लो ट्राई ऑक्साइड। अगर आप इस जगह पर केवल और केवल ऑक्साइड भी लिखाते तो बेटा मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी कि आपने उसको केवल ऑक्साइड लिख रखा है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, देखो एक दो बातें और पता होनी चाहिए, जैसे इसमें से केवल और केवल एक बात पता होनी चाहिए, यही लिख देते हैं XeO3 एक रंगहीन विस्फोटक पदार्थ है। यह भी ध्यान रखना इस बात को कि अगर कोई पूछ ले कि XeO3 का नेचर क्या है, तो भैया बताओगे यह एक रंगहीन पदार्थ है और साथ में क्या है, विस्फोटक, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मांगता नहीं है। हम भी फालतू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखकर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी बेटा आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर या संरचनाओं पर। अच्छा, बात होगी संरचनाएं किसकी किसकी बनाई जाए, तो इन्हीं की संरचनाएं बनाई जाए। ये जो केमिकल कंपाउंड तुमने बनाकर तैयार किए ना, तो भैया इन्हीं के स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो स्ट्रक्चर सबसे पहले XeO3 के बनाते हैं। XeO3 के अगर स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की जाए, देखो बेटा Xe को लिख लेते हैं और O कितने हैं, 3, तो देखो पहला O, दूसरा O, और बेटा यहां लिखे लेते हैं तीसरा O। और आप इतनी बात तो जानते हो कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल या डबल? सिंगल बॉन्ड बना लेता है, डबल बना लेता है। तो भैया यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर भी कौन सा बॉन्ड लगा दिया है, डबल बॉन्ड। अरे बन गया स्ट्रक्चर। हाँ, एक काम कर लेना कि अगर 8 होते हैं ज़ीनॉन की बाहरी कक्षा में और 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने ने बॉन्ड बना लिया है, 6, एक लोन पेयर बचा है ना, तो लोन पेयर आप एक काम करोगे, लोन पेयर जानते हो कहां बनेगा, सुनो, ये बॉन्ड यहां हो गया, ये बॉन्ड यहां हो गया, ये बॉन्ड इधर हो गया। इसको और भी अच्छा बनाते हैं, रुक जाओ अभी नोट ना करना। देखो और भी अच्छा लगने, Xe डबल बॉन्ड, और जो लोन पेयर बचा इसको यहां लगाओगे। तो देखो मैं क्या बताता हूं, ज़ीनॉन के साथ ये नीचे 3 बॉन्ड छाते की तरह, 1, 2 और 3। जानते हो कि ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से लगे होंगे, नीचे वाले बॉन्ड कुछ इस प्रकार से लगे हैं एक दूसरे के साथ, और इनकी चोटी पर बैठा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जानते हो इस आकृति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चतुष्फलकीय। ये तो
अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो हो गया XeO3 का। तो इसको तैयार रखना कि XeO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं बेटा, अगला कंपाउंड क्या था XeO3। अच्छा, XeO2 और F2, देखो इसको कैसे बना सकते हैं। Xe बना लिया, O2 और F2 कह रहा है, तो देखो कैसे बनाओगे O2 और F2। सबसे पहली बात, Xe कर दिया है, O2 और F2 को तैयार करना है। F डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन तो भैया डबल बॉन्ड के ही साथ लगेगा। अब बॉन्ड देख लेते हैं, 2, 2, 4, 5 और 6। लोन पेयर तो एक ही बचा है ना, तो लोन पेयर आप भैया यहां बना डालो। XeO2 और F2 का फॉर्मूला बन गया। मैं लिख भी दूं, देखो यहीं कहीं, यहां लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है XeO2 और F2 का। अंतिम फॉर्मूला बचा है कंपाउंड का XeOF4। देखो यहां पे लिख लेते हैं XeOF4। देखो इस फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे। O और F4 की बात होगी। देखो पहला F, दूसरा F, तीसरा F और बेटा ये हो गया चौथा F। अब कहोगे सर जी बॉन्ड कितने हो गए? 6 हो गए, और 6 बॉन्ड में से अगर देखा जाए तो अब बचा एक लोन पेयर, तो उस लोन पेयर को कहां लगा दो? नीचे। तो इस प्रकार से बनता है फॉर्मूला XeOF4 को। अच्छा, इसको कहते क्या है? वर्ग समतलीय या ऐसा भी लिख सकते हैं वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय। तो बेटा अक्रिय तत्वों के परिवार में से इतनी इंफॉर्मेशन लोगों को पढ़नी थी। एक काम करो, इसको नोट करो और फिर देखो एक अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसको नोट कर डालो।